सर आज के टाइम में अगर देखें तो स्पेसिफिकली जो मिलेनियल्स या जेंजी हैं तो डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी जो चीज़ें हैं ना वो बहुत रैपिडली इंक्रीज हो गई हैं। लगता है कि इतनी एक्सपेक्टेड नहीं थी बट बहुत ज़्यादा हो गई है। एक तो पर्टिकुलर अगर कुछ कारण की बात करें उसका, एंड सेकंड आप एज अ कोच जो है कैसे उनको असिस्ट कर सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है ये तो एक वो नंबर्स हैं जो कि दिखते हैं कि हाँ इतने लोगों को स्ट्रेस और डिप्रेशन है, या जो डॉक्टर्स को यहाँ विजिट कर रहे हैं, कोचेस को विजिट कर रहे हैं टू हम्म। रिजॉल्व द थिंग्स। हम्म। बट आप समझिए कि इनसे 10 टाइम्स ज़्यादा वो है हम्म। जो सफ़र कर रहे हैं लेकिन वो नोटिस में बताते नहीं है, नहीं है बताते बिल्कुल। नहीं है। और बहुत सारे रीजंस हैं। मेजरली आई बिलीव कि सक्सेस तो एक रीज़न है ही है, सक्सेस इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, कि किसी कोई करियर में नहीं कर पा रहा, कोई फाइनेंशियली नहीं कर पा रहा, हम्म। रिलेशनशिप इज़ अ मेजर कंसर्न हम्म। कि रिलेशनशिप में नहीं कर पा रहा, हम्म। और ब्रेकअप हुआ फिर हम्म। नेक्स्ट रिलेशन, कुछ हम्म। ऐसा कुछ ना कुछ चल रहा है हर एक की लाइफ हम्म। में जो बाकी लाइफ के जो एस्पेक्ट्स है ना उसको भी रोक देता है। सो अगर आप हम्म। फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पा रहे तो हम्म। आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा है, आपका हम्म। रिलेशनशिप नहीं अच्छा चल रहा तो आप फाइनेंशियली फोकस नहीं कर पा रहे। हम्म। सो ये सारी प्रॉब्लम्स एक से एक कनेक्टेड है, हम्म। और लाइफ आपकी ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट हो रही है, हम्म। डिस्टर्ब हो रही है, हम्म। आप आगे लाइफ में बढ़ नहीं सकते। हम्म। एज अ कोच, एज अ हम्म। कोच मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ? हम्म। द फर्स्ट थिंग इज, कोच आपको क्या प्रोवाइड करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो आपको एक बहुत सेफ स्पेस प्रोवाइड करता है, एक राइट। नॉन जजमेंटल स्पेस प्रोवाइड करता है, राइट। जहाँ पे आप आके ओपनली यू कैन शेयर एवरीथिंग कि आपकी हम्म। लाइफ में चल क्या रहा है। हम्म। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। वंस आप एक बारी रिलीज करते हो, आप सारी बात बोलते हो कि हाँ मैं इस सफरिंग से निकला हूँ, ये वो बातें हैं जो मैं शायद सोसाइटी में, अपने पेरेंट्स में, फ्रेंड्स नहीं में नहीं बता बता सकते सकता थे। क्योंकि वहाँ से जजमेंट आएगी, हम्म। लेकिन कोच को बता सकती हो क्योंकि हम्म। कोच आपको इस जर्नी पे हेल्प करेगा। हम्म। वो आपका फोकस वहाँ पे लेके जाएगा जहाँ पे आपकी प्रोग्रेस है। एंड जैसे आप बात कर रहे थे दैट वन इवेंट लीड्स टू अनदर, द डोमिनो इफेक्ट भी अगर हम बेसिकली या कह सकते हैं। जी। कितना इंपॉर्टेंट फिर हो जाता है हमारे हर एस्पेक्ट का ठीक होना, क्योंकि हम्म, हमें पता है कि हमारा एक एस्पेक्ट अगर ख़राब है तो वो दूसरे को भी ख़राब ही करता होगा। जी। एंड कितना बेटर जो है वो एज अ कोच उस चीज़ में असिस्ट कर सकता है कि नहीं, हर चीज़ बैलेंस में लेकर चलना बहुत ज़रूरी है, और वो बैलेंस करनी कैसे। प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी जो चैलेंजेस हैं ना, अपनी वीकर पॉइंट्स हैं, उसको फेस करने में या उसको एड्रेस करने में ना डरते हैं। फियर लेवल बहुत होता है कि अगर मैंने ये कर दिया तो इसकी आउटकम क्या आएगी। वो फियर बहुत है मेरे को डीप इनसाइड, और उसी को एड्रेस ना करने के कारण ही मेरे ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती ओवर हैं। थिंकिंग फिर स्टार्ट हो ओवर जाती है। थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, या मेरे को डर लगता है कि हाउ आई फेस दिस चैलेंज हम्म। ऑफ माई लाइफ, मैं कैसे हम्म। फेस करूँ इसको, या हम्म। इस कैसे रिजॉल्व करूँ। हमें ना एक बस एक छोटी सी टिप चाहिए होती है, वो मोमेंट चाहिए होती है जहाँ पे मेरे को एक पुश मिल जाए, जहाँ मेरे को कोई हाथ रखने वाला मिल जाए कि यस आई एम विद यू, यू गो हैड, चलो आगे, मैं तेरे साथ हूँ इस जर्नी में। तो वो एक बॉडी में जब वो एंटर होती है ना एनर्जी, तो उस एनर्जी के साथ ही हम वो नेक्स्ट स्टेप ले लेते हैं, एंड देन हमें लगता है कि हाँ ये तो बड़ा ईजी ही था, मैं ही डर रहा था। क्योंकि लाइफ तो ख़त्म हो नहीं जाती, कुछ ना कुछ तो वो ऑल्टरनेटिव लाइफ निकल विल ही नेवर आता है। बी सेम, वो लाइफ हम्म। कभी भी सेम नहीं रहती। जो अगर आप हम्म। यहाँ पे 10 साल पहले सोचो कि आपकी लाइफ यही थी, एवरी डेकेड लाइफ चेंज होती है, और वो चेंज कैसे करनी है वो काफ़ी हद तक मेरे कंट्रोल में होती है। हम्म। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं नहीं मेरे लक मेरी साथ नहीं देती, मैं बहुत एफर्ट करता हूँ तब भी मेरे साथ वो चीज़ें रेपिटेटिवली होती रहती हैं, मैं प्रोग्रेस करता हूँ लेकिन फिर वापस वहीं आ जाता हूँ। ये चीज़ें भी करेक्ट हो सकती हैं विद कोचिंग, ओके। क्योंकि हमें अपना माइंडसेट चेंज करना है, हमें अपनी अप्रोच चेंज करनी है, हमें अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना है, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी लैंग्वेज चेंज करनी है। ये एक सेल्फ वर्क है, ये एक प्रोसेस है। सेल्फ वर्क जो है, हमने अपनी साइकोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना, बेटर वर्जन बनाना अपने आप को, ये हमारा एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी तरफ। कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनके बारे में शायद कम नॉलेज है ऑडियंस को भी, उनको भी अगर एड्रेस करें, जैसे एनएलपी हाँ। फर्स्ट हो गया, तो वो इन चीज़ों में कैसे हेल्प करता है, और एनएलपी का आसान भाषा में मतलब क्या होता देखो कुछ साल पहले मैं कहूँगा, तो मे बी 2 डेकेड्स पहले कह सकते हैं, तो ये सब चीज़ें कोई पॉपुलर नहीं थी, किसी ने सुनी भी नहीं थी, ना रिसोर्सेज और सोर्सेज थे कि लोगों तक पहुँच पाए। लेकिन आज सब चीज़ें हैं, है। आज सिर्फ कमी है हमारी उन चीज़ों को कनेक्ट करने की। सो एनएलपी इसमें एक बहुत ही पावरफुल वे है, न्यूरो ओके। लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ओके। ये एक टर्म है, ये टर्म भी कहेंगे कि फुली इसको कनेक्ट नहीं करती इस चीज़ को, बट ये पावरफुल वे है। पावरफुल वे ठीक है। कैसे है?
आप देखो कि जो भी आप लैंग्वेज यूज़ करते हो, से मैं अगर इस वक्त बहुत ही नेगेटिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, मान लो आपके लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो आप कैसे फील करोगे? आप ऑफेंडेड फील करोगे कि आप मेरे लिए ऐसे नेगेटिव लैंग्वेज क्यों यूज़ कर रहे हो? बिल्कुल। बट अगर आप खुद के लिए खुद ही नेगेटिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, तब आपकी फीलिंग कैसे होगी? थ्रू आउट द डे हम बहुत बारी अपने लिए नेगेटिव लैंग्वेज, नेगेटिव थॉट्स लेके आते हैं। ट्रू। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल। कोई बाहर का करे मेरे साथ वो लैंग्वेज यूज़, तो वो मेरे को गुस्सा आएगा। जब हम खुद के लिए कर रहे हैं, तो एनएलपी आपको हेल्प करती है आपके वो बिलीफ सिस्टम्स चेंज करने पे, आपका लैंग्वेज पैटर्न चेंज करने में। क्योंकि जब आपकी ये लैंग्वेज जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं खुद से, जब मैं खुद से नेगेटिवली कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो मैं अपने रिलेशनशिप्स में भी वैसे ही करूँगा। एंड रिलेशनशिप इज़ नॉट ओनली कि मेरी फैमिली रिलेशनशिप्स है, इट इज़ विथ एवरीथिंग। मनी के साथ आपका रिलेशन कैसा है, आपका ऑफिस में रिलेशन कैसा है, आपका खुद के साथ कैसा है, आपका अपनी हेल्थ के साथ रिलेशनशिप कैसा है। हर चीज़ मैटर करती है। हर चीज़ मैटर करती है। जब आपकी कम्युनिकेशन में टू वर्ड्स सेल्फ, जो मैं अपने लिए वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, उसमें ये आ जाएगा कि येस कि मैं बेटर कर रहा हूँ, मैं बेटर कर सकता हूँ, तब आप देखोगे कि लाइफ में कैसे मेरी हर एक एस्पेक्ट में चेंज आ रही है। एंड एनएलपी आपको गोल ओरिएंटेड होती है, आपका एक गोल सेट करता है, उसमें एनएलपी हेल्प करता है। एनएलपी आपको ये सिखाता है कि जब आपने गोल अचीव करना है, तो आपके बिहेवियर में चेंज ऑफ एडेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं अपने न्यू बिहेवियर को कैसे अडाप्ट करूं। मान लो आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, बट आप भाग नहीं सकते इतना तेज, तो यू डोंट हैव दैट बिहेवियर, बट आप क्रिकेट खेलना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने बिहेवियर में चेंज लानी पड़ेगी कि नहीं, मेरे को ये करना है, तो आई वांट टू बी अ गुड रनर, मेरे को एथलेटिक क्वालिटीज़ लानी पड़ेंगी। तो चेंज ऑफ बिहेवियर है। मान लो मेरे को ब्लड देखना अच्छा नहीं लगता है एंड आई वांट टू बी डॉक्टर, सो मे बी मेरे लिए वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। मैं कम बोलता हूँ लेकिन मैं लॉयर बनना चाहता हूँ, तो मेरे लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। ये सब चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट हैं। अगर आप एनएलपी की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं हम, तो उसमें हम बिहेवियर में अडॉप्शन ला सकते हैं, जिससे मैं अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव कर सकता हूँ, अपने रिलेशनशिप्स बेटर कर सकता हूँ, अपने आप को मोर फोकस कर सकता हूँ, अपना गोल की तरफ अपनी टाइमलाइन जो है वो सेट कर सकता हूँ। तो ये सारे एस्पेक्ट्स में एनएलपी बहुत हेल्प। सर ऐसा क्यों बेसिक होता है कि हमें ये चीज़ें पता भी होती हैं सर्टेन टाइम्स पे? जैसे आप कह रहे थे, मैं भी रिसेंट सुन रहा था, संत मस्कीन जी को सुन रहा था, तो वो भी ये कह रहे थे कि किसी और को ना भूखा रखना हमें बुरा लगता है, बट खुद भूखा रह के हम खुश हैं। किसी और को दुख देना भी हमें बुरा लगता है, बट हम शायद सबसे ज़्यादा दुख अपने आप को ही देते हैं। ये चीज़ें हमें पता भी होती हैं आइदर, फिर भी हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। जो आपने टॉपिक सारे बताए बिहेवियर पैटर्न्स में चेंज लेकर आना, शायद मेजॉरिटी लोगों को पता भी होती हैं ये चीज़ें, स्टिल समहाउ जो है वो इन चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं। इसमें कितना रोल एज अ कोच का आता है कि नहीं उन चीज़ों को चैनलाइज करके चलना एंड कंटिन्यूसली है जो वो लगातार एक गोल दिखाते रहना कि उस चीज़ पर ही फोकस रहना है। रेजिस्टेंस टुवर्ड्स चेंज इज़ अ चैलेंज कि किसी भी चेंज को लाने के लिए, स्पेशली हम अगर दूसरे को एडवाइस करना है, तो रिलेटिवली बहुत इजी होता है टू प्रीच। बट प्रीचिंग से पहले ये हो जाता है कि मैं एग्जाम्पल खुद के लिए सेट करूं कि हाँ मैंने ये करके दिखाया, अगर मैं कर सकता तो तुम भी कर सकते हो, एंड दैट इज़ पॉसिबल। हमारी जो अपब्रिंगिंग है, जिस एनवायरनमेंट में हमारी अपब्रिंगिंग हुई एज अ चाइल्ड, जो स्कूलिंग हमने की, वहाँ पे जो एनवायरनमेंट मिला, वो सारा कंट्रीब्यूट करता है जैसे मेरी डेवलपमेंट है। और अब मेरे को वही लग रहा है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीख ली या ऑब्ज़र्व कर ली जो मेरे आज के बिहेवियर के साथ मैच नहीं कर रही, मेरी वैल्यूज़ के साथ मैच नहीं कर रही। अब वो चेंज लानी है मेरे को अपनी बॉडी में, बट मेरे को वो रेजिस्टेंस आ रही है, मैं ला नहीं पा रहा वो चेंज। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर फिर भी नहीं हो रहा। तो हेल्प लेनी तो है ही है ना। आप मान लो कि आपने स्कूल में अल्फ़ाबेट्स लिखने शुरू किए थे फर्स्ट डे, तो आपने खुद कर लिए थे? आपको उस वक़्त किसी की हेल्प चाहिए थी। सो आप जब कॉलेज में थे, तो आप कोई भी सब्जेक्ट में मास्टरी कर रहे थे, तो आपने अपने प्रोफ़ेसर की हेल्प ली। तो हमें लाइफ़ में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे अगर किसी की हेल्प लेनी पड़ती है फॉर अ बेटर वर्ज़न ऑफ योरसेल्फ, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। आपकी मैं इंस्टाग्राम बायो रीड कर रहा था, तो उसमें आपने लिखा हुआ है दैट हेल्पिंग इंडिविजुअल्स टू बी स्ट्रॉन्ग इन लाइफ एंड रिलेशनशिप। तो स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ की जो बात है, तो ये पर्टिकुलरली आप बताइए कि किस चीज़ की तरफ आपका जो है वो फोकस है। देखिए, हमारी लाइफ़ कहाँ से स्टार्ट होती है? घर से स्टार्ट होती है। राइट। अगर मेरे घर में पीस नहीं है, तो मैं घर से जब एंटर कर कर रहूँगा अपने काम की तरफ, तो वहीं से मेरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले वो पीस लाना है। तो घर मेरे लिए 2 घर होते हैं, एक तो जो मेरी बॉडी सोल है, ये मेरा घर है,
तो यहाँ पे पहले मैंने पीस क्रिएट करना है, मैंने वो सारी टेक्निक्स सब कुछ वो फॉलो करना है जिससे मैं इंटरनली अपने पीस ला सकूँ। देन मेरी रिफ्लेक्शन ऐसी रहेगी कि मेरे फैमिली मेम्बर्स में भी वो पीस दिखना शुरू होगा। वो भी ऑब्जर्व करेंगे कि ये अब वो सेम पर्सन नहीं है जो ईजीली बातों पे इसको बहुत गुस्सा आ जाता था। अब इसका एंगर शांत है, इसकी अप्रोच जो चैलेंज है लाइफ के उसकी तरफ अब बेटर हुई है। तो फैमिली मेम्बर्स में भी चेंज आएगा। अब जब मेरी फैमिली में पीस है तो उसके साथ प्रोस्पेरिटी आएगी, राइट, अबंडेंस आएगी। फिर मैं अपने घर से बाहर निकल रहा हूँ, अपने काम की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरी अप्रोच ही टूवर्ड्स टोटली चेंज हो जाएगी। तो रिलेशनशिप में बेटर होना और स्ट्रॉन्गर वर्जन अपने आप की बनानी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस लाइफ टाइम के लिए। और अगर मैं अपने बॉडी को, अपनी सोल को, अपनी फिजिकल हेल्थ को, अपनी इमोशनल हेल्थ को इग्नोर कर रहा हूँ तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूँ, कोई और नहीं है। अगर चैलेंजेस आ रहे हैं और हमें ये नहीं पता हमने इसको कैसे फेस करना है, कैसे मैनेज करना है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और हम किस लिए हैं यहाँ पे? हम इसीलिए हैं, हम प्रोफेशनल्स इसीलिए हैं कि हम आज की डेट में आपको गाइड करने के लिए रेडी हैं, टीच करने के लिए रेडी हैं। हम सिर्फ प्रीच नहीं कर रहे, हम टीच कर रहे हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल वेज बता रहे हैं। आज अगर हमें मेरे पास कोई आता है कि सर मेरे को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं या मैं लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, तो इट्स नॉट कि मैं एक बार उनसे मिलूंगा, कुछ ऐसी लंबी लिस्ट दे दूंगा और आप ये करो तो सब ठीक हो जाएगा। नॉट दैट वे। मैं उसके साथ वो जर्नी स्टार्ट करूंगा कि ठीक है आज से हम जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और जब तक तुम्हारा ये अचीव नहीं होता आई एम विद यू ऑन दिस जर्नी। पॉजिटिव इन्फ्लुएंशियल लूप करके मैं रिसेंट पढ़ रहा था, तो एक चीज़ होती है कि एक आप एक चीज़ अगर सही करते हो तो दूसरी चीज़ भी सही होगी, दूसरी सही होगी तो 5 चीज़ें और सही होंगी, एंड द इवेंट ऑफ चेंज जो है वो चलती रहती है। तो कितना ज़रूरी है वो एक स्टेप पहला लेना, जैसे कि आप बात कर रहे थे कि आपकी गाइडेंस की ट्राई यही होती है कि एटलीस्ट अगर किसी को सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे हैं तो उसका माइंड कहीं ना कहीं चेंज हो, कि एक बारी के लिए रुक जाए, एक चीज़ ठीक होगी तो धीरे धीरे वो जो है वो इवेंट्स फिर बन ही जाएंगे कि दूसरी तीसरी तीसरी पांचवी चीज़ वो है जो ठीक होती ही रहेगी। तो उस पर कितना ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि बस एक बारी बंदा ट्राई करे थोड़ा सा अपना बिहेवियर चेंज करने की, बहुत सी चीज़ें फिर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। बहुत बार ये होता है कि हम ना सोचते हैं कि सब कुछ करेक्ट करना है मेरे को अपना घर भी बनाना है, मेरे को पैसा भी बहुत कमाना है, मेरे को गाड़ी भी अच्छी लेनी है, मेरे को अपने रिलेशनशिप भी बहुत बेटर करना है। तो सारी चीज़ें ना हम इकट्ठी अपनी प्लेट में सामने रख लेते हैं और मेरे लिए ना वो बड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है उस वक्त, यार मैं कैसे कैसे मैनेज करूँ इन सब चीज़ों को। और फिर क्या होता है अगर मैंने 2-4 दिन 5 दिन ट्राई भी किए, मैं कंसिस्टेंट नहीं रहूँगा, मैं 5वें दिन फिर बैठ जाऊँगा यार कुछ हो तो रहा नहीं। So the best way is, advice for today is, the best way is start from one thing. Start taking a one baby step. जो उसमें उस वक्त सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग है उसको सामने ले आओ आप, कि अब मैं इसको एड्रेस करूँगा, जो बाकी है थोड़ी देर के लिए मैं उसको इग्नोर करूँगा। अब जब एक काम करना शुरू करोगे उसके लिए आपके पास रोड मैप है, उसके लिए आप प्रॉपर स्ट्रेंथफुली कंसिस्टेंट वे में काम कर रहे हो, 100% रिजल्ट्स आएंगे आपको। और वो ही आपको मोटिवेट कर देंगे, वो ही आपको पुश दे देंगे और आप में ये बिलीफ आ जाएगा कि हाँ अगर मैंने ये चैलेंज को एड्रेस किया तो मैं बाकी भी कर सकता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक। मैंने अपनी लाइफ में रिसेंटली ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने की ट्राई की है, क्योंकि जब आप सब कुछ एक साल सोचना शुरू कर देते हो तब फिर ओवर थिंकिंग बर्डन बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाता है। रादर देन दैट एक चीज़ सोची, एक चीज़ वो होगी तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि वो दूसरी भी हो जाएगी, तीसरी भी हो जाएगी। राइट 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 राइट। मैं इस पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। थोड़े दिन पहले मेरा एक क्लाइंट आया तो ही वाज वेरी लो, बट कुछ सेशन के बाद एक दिन आया तो ही वाज बहुत बेटर फील कर रहा था। तो सर कहता सर आज मैं बड़ा मोटिवेटेड हूँ। मैं कि कैसे हुए तुम आज मोटिवेट? कहता मैं दिलजीत दोसांझ का एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे वो अपने टाउन के पास किसी ऑर्केस्ट्रा पे गाना गा रहा था एंड ही वाज डांसिंग और वो पीछे ऑर्केस्ट्रा प्ले हो रहा था, बेसिकली वैसा सेटअप था। तो मैंने उसकी वो जर्नी देखी कि कहाँ से वो स्टार्ट हुआ था और कहाँ पे है। तो कहता है सर इसको ओवर द ईयर्स मोर देन 20 ईयर्स लगे, तो मेरे को क्यों जल्दी है सर? आप मेरा साथ दो, मैं भी ऐसे अपनी लाइफ क्रिएट करना चाहता हूँ। सो उसने ऑब्जर्व किया, हम ऑब्जर्व करते हैं कि यार ये सेलिब्रिटी की लाइफ ऐसी रही, ये स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ ऐसी रही। अब उन्होंने अचीव भी किया, हम कुछ देर के लिए मोटिवेट भी होते हैं, हम कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी सुनते हैं, तब भी हमें अच्छा लगता है, लेकिन वो मोटिवेशन ज़्यादा देर नहीं रहती। इसका रीज़न ये होता है कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो पता लग रहा है, लेकिन वो जो एंड पॉइंट की बीच की जर्नी है ना,
वो नहीं पता लगती कि मेरे को करना कैसे है। हम्म, जो स्ट्रगल कोई भी सेलिब्रिटी फेस करता अपनी लाइफ में, वो जो स्ट्रगल वाला पार्ट है ना, वो ज़्यादा किसी को नहीं पता होता। नहीं पता। और वो फेस करने के लिए, उस जर्नी से निकलने के लिए हम्म, आप में जो इनर स्ट्रेंथ, जो हम्म, गाइडेंस, हम्म, वो लाइफ कोच देता है। वो हम्म, थ्रू एनएलपी टेक्निक्स में बताता हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। हम्म। तो तभी आप स्टार्ट तो कर लोगे, लेकिन वो जर्नी एंड भी होनी चाहिए। एंड दैट इज सर एनएलपी के साथ अगर बात करें सीबीटी की या हिप्नोथेरेपी की भी, हम्म। तो ये टेक्निक्स का कितना ज़्यादा रोल रहता है, या आप पर्टिकुलरली इनका यूज़ जो है वो किस वे में कर रहे हैं? सीबीटी एंड हिप्नोथेरेपी बेसिकली हम उनके साथ करते हैं जो काफ़ी डीप डिप्रेशन में हैं, मेडिसिन्स में हैं, जिनको ओवर द ईयर्स हो गए हैं मेडिसिन्स लेते, जो बहुत ही ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स में हैं, या जिन्होंने अटेम्प्ट भी की हुई है, जिनके साथ एब्यूज़ है। सो ये उन लोगों को हेल्प करती है और बहुत ही इफ़ेक्टिवली करती है। वर्ल्ड ओवर, यू गो टू एनी कंट्री, यू नेम इट, वहाँ पे सीबीटी एंड हिप्नोथेरेपी को बहुत इफ़ेक्टिवली वे में यूज़ किया जाता है। हिप्नोथेरेपी को लेके कुछ कंसेप्शंस भी हैं, हम्म, मिसकंसेप्शंस ये हैं हम्म, कि शायद कोई टेक ओवर कर लेगा, कोई पता नहीं मेरे को क्या मेरे से निकलवा लेगा, हम्म, व्हाटएवर। बट हिप्नोथेरेपी ऐसी नहीं है, वो आपको ट्रांस में लेके जाती है, जो हम्म, डीप डाउन आपकी बॉडी में, आपके सबकॉन्शियस हम्म, माइंड्स में ऐसे थॉट्स हैं जो हम्म, आपको लाइफ में आगे नहीं लेके जाने दे रहे, जो आपको लो करके रख रहे हैं, हम्म। उसको आपकी बॉडी से ब्रीद आउट करने में हेल्प। एंड अगर जर्नी की बात करें, आपकी पर्टिकुलर जर्नी की बात करें, तो एनएलपी आपको क्यों लगा कि आपको अपने करियर में जो है, जो अपनी काउंसलिंग में लेकर आनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा लाइफ पर्पस बहुत क्लियर है। वो ये है कि हेल्प करनी है जो भी कोई पर्सन इस सिचुएशन से निकल रहा है, हम्म, जहाँ पे वो अपने लाइफ के एक पर्टिकुलर आस्पेक्ट में स्टक है। हम्म, तो मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ अपने आप को अपस्किल करने की, हम्म, टू लर्न न्यू थिंग्स, हम्म, वो जहाँ से मेरे को जिस भी लेवल पे मिलती है। हम्म, चाहे वो पर्सन टीच करने वाला यूएस में बैठा हो, तो चाहे वो अमृतसर में बैठा हो, चाहे वो हम्म, कहीं भी बैठा हो। हम्म, तो क्योंकि मैं लर्न करूँगा तो हम्म। मैं अपने क्लाइंट्स को वो आगे चीज़ें सिखा पाओगे। आगे टीच कर सकता हूँ, राइट। उनको गाइड कर सकता हूँ। तो जब मैंने एनएलपी के बारे में पढ़ा, हम्म, तो मेरे को लगा कि यार ये बहुत ही पावरफुल वे है। ये वो चीज़ें हैं जो हर बंदा जिस मर्जी लेवल पे हो, यू हम्म, नेम इट, हम्म, हर बंदा इस स्ट्रगल से निकलता है। हम्म, और अगर हम इसको बेटर कर लेते हैं, अपने कम्युनिकेशन को बेटर कर लेते हैं, देखो, अगर हम किसी अपने फैमिली मेम्बर के साथ बैठे हैं, तो मोस्टली फैमिली मेम्बर्स में क्या हो जाता है कि आर्ग्यूमेंट किस बेस में होता है कि वन पर्सन इज एक्यूजिंग, अनदर पर्सन इज डिफेंडिंग। राइट। तो वो विन विन सिचुएशन वाली हो जाती है कि यार मैंने जीतना है या तुमने जीतना, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो फिर वो और आगे कन्फ्लिक्ट बढ़ जाता ईगो है। क्लैशेस आ एनएलपी जाते हैं। या ईगो क्लैश। तो एनएलपी आपको ये सिखाएगी कि आपने अपनी कम्युनिकेशन, जिसके साथ आपकी बात हो रही है, वो आप कैसे बेटर कर सकते हो, ताकि आप उसकी टोन, उसकी वॉइस, उसके जो वर्ड्स यूज़ कर रहा है, उसके साथ आप मैच करो, सो दैट कि आपकी जो वो आर्ग्यूमेंट है, वो डिस्कशंस में चेंज हो जाए। उसमें हार जीत ना हो, उसमें आउटकम पे फोकस किया जाए सोल्यूशन कि निकले। हाँ, सॉल्यूशन ओरिएंटेड। हम्म, सो ये चीज़ें सब एनएलपी सिखाती है, हम्म। और इसी से हमारे रिलेशनशिप बेटर होंगे। कह सकते हैं कि सर आज के टाइम में सर्टेन हीट ऑफ द मोमेंट की अगर बात करें, हुँ, तो वो भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि आजकल दोनों ही जो है वो, मतलब ईगोइज्म तो है हर किसी में ही है। हुँ। पहले सर्टेन क्या होता था कि शायद एक बंदा चुप कर जाता था, बात रिजॉल्व हो जाती थी। आजकल एक कहता है तूने एक कही है, मैं दो कहूँगा तुझे। तो वो चीज़ें भी जो है वो सर्टेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, जो कन्फ्लिक्ट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। हुँ। एंड सेकंड चीज़ कि ये भी मेजॉरिटी तो है ही कि शायद जिनसे हमारा ज़्यादा प्यार है उनसे हमारी लड़ाइयाँ भी अब ज़्यादा होनी शुरू हो गई हैं। कहते हैं कि बर्तन जो है वो बजते तो हैं ही एक दूसरे के साथ। क्या कारण है इन सब चीज़ों का? देखो, अगर मैं सिंपली बोलूँ कि अगर हमने किसी जगह को क्लीन पूरी तरह नहीं किया, क्लीन तो किया लेकिन पूरी तरह नहीं किया, तो वो जो उसका रेज़िड्यू होगा ना वहाँ पे अनक्लीन चीज़ों का, वो दोबारा से स्मेल क्रिएट करनी शुरू करेगा। ट्रू। सो हम किसी को अगर देखते हैं ना, तो हम फिज़िकल एस्पेक्ट में देखते हैं कि हाँ यार, ये पर्सन कैसे दिख रहा है, कैसे बात कर रहा है। डीप डाउन हम उसको इमोशनली अंडरस्टैंड नहीं करते। ना अंडरस्टैंड करने के कारण हम उसके साथ एक रिलेशनशिप में तो चले गए, लेकिन मैंने उसको इमोशनली अंडरस्टैंड नहीं किया। अब मेरे को नहीं पता कि वो कैसा पर्सन है। उसके साथ जब चैलेंज कोई आता है, जब वो, मैं अगर लाउड होऊँगा तो मेरा पार्टनर कैसे बोलेगा, मेरे को उसके बिहेवियर का कुछ नहीं पता, लेकिन उसके साथ मैं एक सीरियस रिलेशनशिप में चले गया। अब उसकी आउटकम क्या होगी? यही होगी। ना मैं खुद हील्ड हूँ, ना मैंने खुद की अपनी इमोशंस को कभी स्ट्रॉन्गर किया, बेटर किया और रिलीज़ किया अपनी बॉडी से, ना मेरे पार्टनर ने किया। तो हम दोनों ही इन्फेक्टेड हैं, इन्फेक्टेड हैं,
इस प्रॉब्लम्स के साथ और आउटकम आएगी कन्फ्लिक्ट में। आप देखो कि पेरेंट और चिल्ड्रंस का आजकल बहुत ज़्यादा है। मैंने देखा है यंगस्टर्स जो हैं, पेरेंट्स उनके मेरे को बोलते हैं जी मेरा बच्चा सुनता नहीं, कमरे को लॉक रखता है, अंदर पता नहीं वो क्या, वो अपने फ़ोन पे बिज़ी रहता है, हमारी बिल्कुल है नहीं। तो इसका क्या रीज़न है? क्यों फैमिली का और बच्चों का एक डिस्टेंस बन रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है? ये बड़ा मेजरली आजकल ये चल रहा है। ये चीज़ें भी रिज़ॉल्वेबल हैं। अब बच्चे को अगर बोलेंगे यार तू चल लाइफ कोच के पास सुन, तो वो कहेगा पता नहीं मेरे को किस डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। ट्रू। तो राइट फ्रॉम बिगिनिंग वी टेक दिस सब्जेक्ट वेरी सीरियसली कि वेयर वी टीच अवर चाइल्ड कि वो कैसे अपने आप को सेफ़र फ़ील करे। अगर मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठा तो उसको ये ना लगे कि मेरे पेरेंट मेरे काउंसलर बन गए हैं। हर वक़्त मेरे को यही बोलते रहते हैं कि तूने ये करना, वो करना, वो करना। बच्चे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे की क्या चॉइसेस हैं, क्या उसकी लाइकिंग्स हैं, क्या वो लाइफ में करना चाहता है, जो करना चाहता है वो रियलिस्टिक है या अनरियलिस्टिक है। बच्चे की साइकोलॉजी को हमने कभी प्रिपेयर किया ही नहीं। अब वो बच्चा इस स्टेज पे पहुंच चुका है जहाँ पे वो खुद ही डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। अब वो खुद ऐसी सिचुएशन में है कि वो पेरेंट्स को भी ऐसे ही डील कर रहा है। इसके डेफिनेटली सॉल्यूशंस हैं। डेफिनेटली जो लोग इसमें एक्सपर्ट हैं, जो चाइल्ड साइकोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, वो इनको इन सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। ये रिजॉल्वेबल हैं, सॉल्वेबल हैं ये प्रॉब्लम्स। बट आई मस्ट से कि बच्चे की साइकोलॉजी को भी समझो, अपनी फैमिली में भी एनवायरनमेंट वैसा बनाओ। बोथ पेरेंट्स जो हैं वो भी एक फैमिली में ऐसा एनवायरनमेंट दें। अपने जो चैलेंजेस हैं वो बच्चे को ना बताएं इतने, क्योंकि बच्चा भी उस चैलेंजेस को फिर अपने ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट कर लेता है उसके साथ। सो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं। एंड कुछ अगर कॉमन कम्युनिकेशन के पैटर्न्स की हम बात करें कि जो हम्म। रिलेशनशिप्स को जो है वो डैमेज करते हैं, जो आपने ऑब्जर्व किया। Common is insecurity towards your relationship is there. Then yes, फ्यूचर को लेके कैसा वो रहेगा, एंड फाइनेंशियल्स ऑफ कोर्स वो भी एक रीज़न बन जाते हैं। सो ये ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं। मैंने बहुत टाइम ये भी देखा है, जैसे मेरे पास बहुत सारे कपल्स आए काउंसलिंग के लिए, सेशंस के लिए, तो दोनों की लव लैंग्वेज मैच नहीं करती थी, और दोनों ने कभी अपनी एक दूसरे की इस लव लैंग्वेज को समझने की भी कोशिश नहीं की। ओके। सो अगर मान लो एक पर्सन को ऐसी एक बिहेवियर है कि वो गिफ्टिंग में बिलीव करता है, राइट। सो वो अपनी वाइफ को ओकेजनली गिफ्ट दे रहा है, और वाइफ सोच रही है मेरे पास तो ऑलरेडी वो सब कुछ है, मे बी ये रिक्वायर्ड नहीं था, ठीक है ये ला रहा है गिफ्ट, एप्रिसिएशन नहीं बट है। मेरे को ये चाहिए कि मेरा पार्टनर मेरे को टाइम दे। टाइम तो ये देता नहीं। सुबह चले गए, रात को आए, और वो कहता है मैं जो कर रहा हूँ तेरे लिए तो कर रहा हूँ, अगर मैं काम कर रहा हूँ तो तेरे लिए तो कर रहा हूँ, और उसके लिए मैं तेरे को गिफ्ट दे रहा हूँ। मेंटालिटी नहीं मैच हो और रही। वाइफ कह रही मेरे को गिफ्ट नहीं चाहिए, मेरे को तेरा टाइम चाहिए, तेरी प्रेजेंस चाहिए, वो तेरे पास है नहीं। अब दोनों के क्या हो गया, डिफरेंट लैंग्वेज। वो कुछ और चाह रही है, वो कुछ और दे रहा है। सो इससे ही हमारा रिलेशनशिप ग्रेजुअली ख़राब होता है, और ये ओवर द ईयर्स जब बढ़ता जाता है तो एक टाइम पे आके पार्टनर सोचता है कि मैं क्यों हूँ इस रिलेशनशिप में, मेरे पार्टनर के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम कम्युनिकेट कर रहे हैं एक लैंग्वेज में, मान लो आप स्पेनिश बोल रहे हो, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो आपकी मेरी ये कम्युनिकेशन तो चल ही नहीं ना चल ही पाएगी। नहीं पाएगी, सो बहुत ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए रिलेशनशिप्स में रहेगी। होता है। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म गोल्स, चाहे वो फाइनेंशियल हैं, चाहे करियर वाइज हैं, चाहे रिलेशनशिप वाइज हैं, दोनों पार्टनर्स के बीच में क्लियर होने बहुत इंपॉर्टेंट है राइट। कि मेरे ये करियर गोल है, फाइनेंशियल गोल्स हैं, आप उस चीज़ के साथ जो है वो मैच कर पाओगे कि नहीं कर ट्रू, पाओगे। बिल्कुल ठीक बात है। सर कुछ अगर सिंपल एनएलपी टेक्निक्स की बात करें कपल्स या फैमिलीज जो खुद भी थोड़ा बहुत अगर करके जो है वो अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व कर पाएँ, तो कुछ अगर आप उसके बारे या में बता पाएँ। डेफिनेटली, आप सिट साइलेंटली फॉर 30 मिनट्स, बिल्कुल आप आराम से। उस वक्त आपके सामने कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। उसमें आप ये करेंगे, आप एक कॉलम बनाएंगे, एक साइड ये लिखेंगे कि मैं थ्रू आउट द डे अपने लिए क्या नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करता हूँ, या मैं कहाँ कहाँ पे ये सोच रहा हूँ कि ये मैं नहीं कर सकता, आई एम नॉट एबल टू डू, आई कैन नॉट डू इट। उसके सामने हम ये लिखेंगे आई एम डूइंग दिस, आई कैन डू दिस। तो हम एक नेगेटिव जो इमोशंस हैं, पैटर्न्स हैं, कम्युनिकेशंस हैं, अपने लिए थ्रू आउट द डे यूज़ कर रहे हैं, उसको नोट डाउन करेंगे, और उसके सामने वो सारी पॉजिटिव चीज़ों को लिखेंगे। बिल्कुल
उसके सामने ही, हम्म और फॉर नेक्स्ट 21 डेज मैं रोज़ उसको रिपीट करूँगा। दैट इज़ हाउ यू ट्रेन योर माइंड, यू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड, और ग्रेजुअली आप देखोगे कि मेरी लैंग्वेज पैटर्न चेंज हो रहा है। एंड वंस you change your language pattern towards yourself, you will feel and you will notice that change in your life and in your relationships. एंड कोई एक अगर आप सक्सेस स्टोरी बता पाएँ थोड़ा बहुत कि एनएलपी ने हेल्प करके जो है वो काइंड ऑफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली। ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं मेरे पास। एक बहुत ही फेमस सिंगर आए थे मेरे पास, एंड ही वाज अगेन इनटू अ रिलेशनशिप इशू, जहाँ उसको उसकी फीमेल पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही थी लाइफ में, एंड ही वाज टोटली, वो अपनी ज़िंदगी से टूट चुके थे। एंड ही टोल्ड मी कि सर मैं अब सिंगिंग भी मैंने बंद कर दी है, मैं अपने काम से टूट गया हूँ। तो मैं उसको पहचानता भी नहीं था, इनफैक्ट मैं ये कहूँगा। ओके। तो मैंने कहा अच्छा कि आप सिंगिंग करते हो तो मेरे को अपना चैनल तो दिखाओ। जब मैंने उनका चैनल देखा तो उनके तो कई मिलियन में फॉलोअर थे। मैंने कहा यू आर सो पॉपुलर एंड सो आप टैलेंटेड हो, तो ये सब क्यों? कहता मेरे का ध्यान ही कंप्लीटली उधर है, मैं कर ही नहीं पा रहा अपनी लाइफ में फोकस, अपने काम पे फोकस ही नहीं कर पा रहा। यूजिंग दीज एनएलपी टेक्निक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने वो सारे पैटर्न्स को जो उनको अपनी तरफ पुल कर रहे थे और उनको लाइफ में प्रोग्रेस नहीं लाने दे रहे थे, उनको बॉडी से रिलीज़ किया। उन्होंने इन पे बहुत ही सीवियरली नेक्स्ट 3 मंथ्स वर्क किया, एंड अगेन ही वॉज अगेन शाइनिंग। अब वो बैक टू वर्क है, फिर वो बहुत ही अपने कहूँगा काम पे फोकस हो गए हैं, एंड ही इज़ सो थैंकफुल एंड इन ग्रेटिट्यूड कि आपने सर मेरी हेल्प की। सो एनएलपी इज़ अवेलेबल फॉर एवरीवन। इसमें कोई एज फैक्टर ये नहीं है कि ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, कोई भी कर सकता है, किसी भी एज का, बड़ा बच्चा छोटा, एनीवन कैन डू। एंड मैं ये कहूँगा कि जितनी जल्दी आप किसी को करवाएंगे उतना बेटर उसके बेटर लिए उसके लिए। रहेगा। सर अगर बात करें एंगर या मिसअंडरस्टैंडिंग की, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे जो है वो इंसान दूसरे इंसान अपने पार्टनर को हर्ट ना करने का प्रयास कर सकता है, क्योंकि वही जैसे मैं हीट ऑफ मोमेंट की बात कर रहा था कि मेन तो वही होता है, तो उस मोमेंट पे कैसे जो है वो खुद को कंट्रोल किया जा सकता एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर आपने कोई लाइफ में कुछ मेजरली बाय करना है, से फॉर एग्जांपल आपने कार बाय करनी है, है। तो आप कार के फीचर्स ये सब सब कुछ उसका वो करोगे, बिल्कुल। ठीक है। तो हम जब लाइफ पार्टनर के साथ अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं, हम क्या देखते हैं? ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन है, फैमिली है, ये है, वो है। हम उसका इमोशनल पार्ट देखने की कभी कोशिश करते हैं? नहीं। नहीं करते। हम उसकी लाइफ एस्पिरेशंस, लाइफ के क्या टारगेट्स हैं, फाइनेंशियली वो कैसे मैनेज करता है अपने पैसे को, ये सब चीज़ें देखते हैं। कोई टच नहीं करता इन पार्ट्स को। यही प्रॉब्लम्स होती हैं फर्स्ट जो मैरिज के बाद या रिलेशनशिप आने के बाद ना, पहले 6 मंथ्स 1 ईयर वो हनीमून पीरियड चलता है, बहुत खूबसूरत रहता है। सारी प्रॉब्लम्स उसके बाद ही मेजरली स्टार्ट होती हैं। तो क्यों स्टार्ट होती है? क्यों वो स्पार्क, वो फायर खत्म हो जाती है? क्या रीजंस होते हैं? क्योंकि तब लाइफ के एक्चुअल चैलेंज आने स्टार्ट हो जाते हैं, और ये पता लगता है कि यार ये तो कैपेबल ही नहीं है, या इसके तो खुद के ही बहुत इश्यूज चल रहे हैं, या इसको एंगर मैनेजमेंट ही नहीं पता कि मेरे को बात बात पे गुस्सा आ रहा है। इन पर्टिकुलर मैरिज में अगर मैं बात करूं, हमेशा हमेशा जो कपल होगा वो दोनों डिफरेंट होंगे, कभी अलाइक नहीं होंगे। दोनों की चॉइसेस, दोनों की अप्रोच ऑलवेज अलग होगी, ट्रू। कभी मैच नहीं करेंगी वो। और यही सबसे बड़ा हर कपल के लिए चैलेंज होता है। बंदा बोलेगा यार मेरी बीवी तो हर वक्त ऐसी बोलती रहती है, वाइफ बोलेगी यार मेरे हस्बैंड तो हमेशा ऐसे ही मैसी क्रिएट करते रहते हैं। तो ये दोनों रहेंगे, आइदर वाइफ बहुत ऑर्गेनाइज्ड होगी या मैसी होगी, या हस्बैंड बहुत ऑर्गेनाइज्ड होगा या मैसी होगा, तो दोनों डिफरेंट है। और ये चीज़ें हम समझते नहीं हैं, हम इसको ईगो पे लेके जाते हैं। हम ये समझते हैं मैंने तो ऐसे ही करना है, मैंने तो ऐसे ही करना है, तू मेरी सुन। वो कहता तू मेरी सुन, बस वो फिर तू तड़ाक से स्टार्ट। बट ये सोल्यूशन हो सकते हैं। सेपरेशन इज नॉट अ सोल्यूशन, नेवर। सेपरेशन कर लो, नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाओगे आप, वहाँ भी कुछ डिफरेंट आपके साथ चैलेंज आ जाएगा। द प्रॉब्लम हम सारी रिजॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास सारे वो इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास वेज हैं जिनके साथ हम इन चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। सेपरेशन इज़ नॉट अ सोल्यूशन। एंड सर मेजोरिटी हम देखते हैं कि कई बारी, तो मैं रिसेंट टाइम्स में देख रहा हूँ कि एक वॉइड है जिसे बस फिल करने के लिए, जैसे आप बात कर रहे थे कि हम कंप्लीट तो देखते नहीं हैं कि इमोशनली बंदा कैसा है। आजकल तो चलो फैमिलीज भी नहीं देखते, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन एक पॉइंट है,
सेकंड लग रहा है कि बस वॉइड है एक, उसे फिल करना है कि हम्म, हाँ कोई होना चाहिए लाइफ में। अब वो कोई भी, कई बार ऐसा होता है कोई भी हो जाता है, एंड राइट। आगे जाकर एक सर्टेन टाइम के बाद अटैचमेंट तो चलो होती है, तो एक सर्टेन टाइम के बाद फिर अटैचमेंट भी हो गई है, और वो इतना मैसअप कई बार वो सारा कुछ हो जाता है। तो रादर देन दैट, जैसा आप कह रहे थे कि सेपरेशन इज़ नॉट अ सोल्यूशन, तो एक तो कितना इंपॉर्टेंट है खुद के रिलेशनशिप पे वर्क करते रहना, कि जहाँ तक फिर चला के देख सकते हैं उतनी देर तक चलाएं, या अगर इन केस अगर सेपरेशन हो भी गई है तो रादर देन उस वॉइड को फिल करना, थोड़ा अपने आप को टाइम देना एंड खुद को मच्योर करने की ट्राई करना, कि और समझ आए रिश्तों को निभाने की, रिश्तों को पहचानने की। देखो वॉइड बहुत टाइम्स, जैसे मैंने पहले भी कहा आपको, कि हमारी जब लाइफ स्टार्ट होती है, हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है, तो फैमिली हमें जो इन्वायरमेंट दे रही है, जो स्कूल इन्वायरमेंट दे रहा है, वो बहुत मैटर करता है। अगर मेरी साइकोलॉजिकली मैं तब वहाँ नहीं ट्रेन हो रहा, मेरी डिसफंक्शनल फैमिली है, फैमिली में ही क्योस है, फैमिली में बहुत इश्यूज़ है, तो मेरा जो वो जो लव है वो मैं मिस कर रहा हूँ, और वो लव का मेरा वॉइड है। अब वो वॉइड को फुलफ़िल करने के लिए मैं बाहर रिलेशन देख रहा हूँ। अब बाहर जहाँ से भी मेरे को लगेगा कि हाँ, यहाँ कुछ मेरे लिए हो सकता है, तो मैं उस रिलेशनशिप में चले जाऊँगा। सो वो वॉइड को फुलफ़िल कर रहा हूँ मैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स वो वॉइड वहाँ भी फुलफ़िल नहीं होता, तो वो फिर मल्टीपल रिलेशंस भी बनते हैं। तो वॉइड को कैसे फुलफ़िल करना है, तो सीइंग दैट पार्ट कि मेरे को वॉइड कहाँ पे क्रिएट हुआ, मैंने उस पार्ट को हील करना है। सो जैसे हम कोई फिज़िकल इश्यू होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर थॉरो चेकअप करता है, ओके यार गो फॉर एमआरआई, गो फॉर अल्ट्रासाउंड, ये सब राइट, कराओ। राइट, तो सिमिलरली जब हमें कोई इमोशनल इश्यू होता है, तो बीइंग अ लाइफ कोच ये हमारी ड्यूटी है, हम डीपर डाउन, हम रूट कॉज तक जाते हैं। आज कोई भी पर्सन मेरे को किसी पर्टिकुलर एज तक आता है, तो मैं उसको वहाँ तक लेके जाता हूँ कि जहाँ से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, फैमिली डायनामिक क्या थे, फैमिली सिनेरियो क्या था, कहाँ रहते थे, कैसा था, सो दैट कि वो चीज़ को रूट कॉज से ख़त्म किया जाए। दैट इज़ हाउ दैट वॉइड गेट फुलफिल्ड। एंड इन चीज़ों को करने के लिए अपार्ट फ्रॉम वन टू वन तो चलो है ही, कुछ इवेंट्स हो गए, रिट्रीट्स हो गई, हाँ, वर्कशॉप्स हो गई, कि ये भी जो है वो आप प्रोवाइड कर रहे हो साथ। देखो रिट्रीट का बहुत बड़ा बेनिफिट है। कैसे है, देखो हम सारा साल में समर वेकेशंस की एक वेट होती है, बिल्कुल। राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, कि राइट, समर वेकेशंस आएंगी, राइट। यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। पहले तो बहुत वो होता था कि हम्म, अपने वो नानके जाएंगे, है ना, ये सब वो चलता था। लो अब एक्साइटमेंट होती थी काफ़ी एक टाइम वो पहले होती से। थी। सो रिट्रीट हमें एक, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपॉर्चुनिटी देती है कि मेरा इन्वायरमेंट चेंज हुआ। दैट्स द वन थिंग। मेरे को किसी ने क्वेश्चन में कहा, सर रिट्रीट तो चले जाएंगे लेकिन वापस आके तो वहीं आना ना। हाँ होता। ठीक है, अगेन हम जब रिट्रीट पे जा रहे हैं, तो रिट्रीट हमें दे क्या रहा है, पहले तो मैं ये बताता हूँ आपको। रिट्रीट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एटमॉस्फेयर, आपका एनवायरनमेंट चेंज कर रहा है। सेकेंडली हम मेडिटेशन करवाते हैं। ठीक है, मेडिटेशन में आप अपनी एक इनर साइट्स, इनसाइट्स, इनर सेल्फ को आप जनरेट करते हो, आप रिलीज़ करते हो सारे अपने इमोशनल ब्लॉकेजेस को। वहाँ जैसे मैं सेशंस ले रहा हूँ, तो मैं आपको ये टेक्निक्स दे रहा हूँ कि कैसे आप लाइफ के चैलेंजेस को फेस करो। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट गोइंग टू अ हिल स्टेशन और वहाँ जाके 2 दिन 3 दिन स्पेंड किया और वापस आ गए। वहाँ पे आप अपने चैलेंजेस को सामने लेके आ रहे हो। ग्रुप डिस्कशंस होंगी, मेरे साथ डिस्कशंस होंगी, वहाँ बताओगे कि सर मेरी लाइफ में ये चैलेंज चल रहा है। मैं आपको टेक्निक्स वो बताऊँगा कि ये चैलेंज को आप इस वे में आप हैंडल कर सकते हो। तो जब आप बैक होम आओगे, तो आपको ये पता होगा कि अब मेरे साथ ये होने वाला है, तो मैंने कैसे मैनेज करना है। अब अगर मैं डे में कुछ ऐसा सोच के लो हो गया, तो मैंने कैसे मैनेज करना है। तो ये सब कुछ हम रिट्रीट पे आपको ट्रेन करते हैं। सो जो मैं 3 महीने में करने लगा हूँ, वो मैं आपको 3 दिन में उस रिट्रीट में, क्योंकि वो सेशंस हमारे ऐसे प्लान्ड होते हैं कि हम आपको एक बूस्टर दे रहे हैं 3 दिन का, जहाँ पे आप अपने नेक्स्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स एक स्ट्रांगली स्पेंड करते हो। फिर आपको अगर वापस लगता है कि नहीं सर मेरे को वापस एक आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है, सो वी आर अवेलेबल। और इवेंट्स एंड वर्कशॉप्स में भी सिमिलर होता है। हम इवेंट एंड वर्कशॉप डिफरेंट सिटीज़ में करते हैं, जहाँ पे मैं अपने पार्टनर, जो मेरे पार्टनर है गगना दीदी, उनके साथ हम कोलैब करते हैं। वो मेडिटेशंस कराते हैं, स्पिरिचुअली गाइड करते हैं। मैं एनएलपी टेक्निक्स, हिप्नोथेरेपी, ये डिफरेंट मॉडलिटीज़ को यूज़ करते हुए हम उस वर्कशॉप्स में लोगों को ये बताते हैं कि कैसे आप अपने रिलेशनशिप्स को बेटर कर सकते हो, डेली स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो, जो लोग डिप्रेशन में हैं उसमें कैसे आप मैनेज कर सकते हो, हेल्थ इश्यूज़ किसी के साथ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ किसी के साथ है, तो इन सब इश्यूज़ को हम सब्जेक्ट्स को एड्रेस करते हैं वर्कशॉप्स में। सर कुछ लास्ट के क्लोजिंग क्वेश्चंस हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि सारी चीज़ों को आप इकट्ठा मत करो। अगर आपकी लाइफ में इस वक्त कोई बहुत ही ऐसा इशू है जो आपको बहुत डिस्टर्बिंग
है आपके लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एड्रेस करो। डोंट ट्राई कि मैं सारा कुछ एक ही बारी में फिक्स अप कर दूं। हरी मत करो। अगर मैं मेडिटेशन में जा रहा हूँ या मैं किसी लाइफ कोच के पास जा रहा हूँ या मैं किसी भी चीज़ में जा रहा हूँ, तो एक वे है, एक जर्नी है, एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करते हुए वहाँ तक चलो। अपना गोल सेट करो, ये डिसाइड करो कि आज जो भी पर्टिकुलर डेट है, अगर मैं आज अपना गोल डिसाइड कर रहा हूँ तो मेरे को उसको एक टाइम देना है, मेरे पास एक उसका रोड मैप होना चाहिए, टाइम लाइन होनी चाहिए, और कंसिस्टेंट रहने के लिए एक लाइफ कोच का साथ होना चाहिए। टाइमलाइन का भी कितना रोल है? मैं रिसेंटली सोच रहा था कि जब हम स्कूल कॉलेजेस में होते हैं तो 2-3 दिन पहले जो है वो हम मेजॉरिटी सारा कुछ रीड कर लेते हैं, हमें सारा कुछ समझ लग जाती है। तो शायद डेडलाइन और टाइमलाइन भी जब हमारे सर पर होती है तो हमारा माइंड जो है वो ज़्यादा फोकस होकर काम करता है, ज़्यादा चीज़ों के बेस्ट जो है वो अपना प्रोवाइड करता है। तो डेफिनेटली सर बहुत चीज़ें हैं जो एक कोच ही जो है वो हमें बेटर बता पाता है। आपने स्कूल कॉलेज की बात की कि आप जिस दिन एक पर्टिकुलर क्लास में एंटर किए थे फर्स्ट डे, क्या आपने सेकंड डे वो क्लास कंप्लीट कर ली थी? लेकिन लाइफ में तो हम ऐसे ही चाहते हैं सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए। कि आज मैंने किया है, मेरे को ये क्रिएट किया है, तो आज मेरे को इसके 1 महीने बाद ही रिजल्ट आने शुरू हो जाए। यही हम फंसे हुए हैं सारे। ये जो टाइम लाइन है ना, आप सोचो कि मैंने अगर ग्रेजुएशन कर दी है तो उस ग्रेजुएशन को 3 इयर्स लगने हैं, तो वो लगने हैं। फास्टेस्ट वे क्या है? कोई वे नहीं है, वो है एक प्रोसेस। सो मैंने वो टाइमलाइन डिसाइड कर दी है, और उस जर्नी पे चलने के लिए मेरे को स्ट्रेंथ चाहिए। मैं उस वक्त ये मत सोचूं कि मेरा फ्रेंड मेरे से बहुत आगे निकल गया है, मेरा ब्रदर आगे निकल गया है, या जो भी सोसाइटी में वट एवर। उस वक्त ये सोचूं कि मेरी खुद की क्या जर्नी है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे को ये पता होना चाहिए अनईजीनेस कहाँ से आती है। जब मेरे को इम्पेशेंट हो जाता हूँ मैं कि यार अब मेरे को क्विकली करना है, लेकिन आप समझो कि प्रोसेस है। पीस नहीं रहता जो बेबी ने 9 मंथ्स लेने हैं टू बॉर्न, वो 9 मंथ्स ही लेने हैं। अगर पहले आप कराओगे तो वो इमेच्योर बॉर्न होगा, तो वो फिट फॉर लाइफ नहीं रहेगा। तो हम यही सब कर रहे हैं कि हम बिफोर टाइम ही सब कुछ उस बेबी को लाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया में, और फिर वो हम स्ट्रगल पे आ जाते हैं। ठीक है, देयर आर सम एग्जांपल्स जहाँ पे बहुत क्विकली कई लोगों को मिल गया होगा, दैट्स एक्सेप्शन, बट बहुत रेयर है वो। बट दैट्स एक्सेप्शन। हम अपने आप पे देखें, अपने आप पे फोकस करें, अपनी जर्नी, अपनी टाइमलाइन, अपने गोल पे फोकस करें। दोहा भी है, कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे हुए। मैं राइटली सेड। सर एक तो अगर किसी ने आपके साथ कनेक्ट करना हो तो वो कैसे कर सकता है? सोशल मीडिया के थ्रू, या अमृतसर में किसी ने करना हो? मैं हर जगह अवेलेबल हूँ, यूट्यूब पे भी, गूगल पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, सो दे कैन कनेक्ट मी एनीवेयर। एंड सर लास्ट क्वेश्चन, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि टर्निंग पॉइंट का हम ज़रूर पूछते हैं हर किसी को, अपने गेस्ट को। तो अगर आपकी लाइफ में आप, टर्निंग पॉइंट तो बहुत आते हैं, बट अगर कोई स्पेसिफिक आपको याद हो कि इस चीज़ ने जो है वो ऑल ऑफ द सडन काफ़ी चीज़ें चेंज की। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपना अगर टर्निंग पॉइंट कहूँ तो आई एम सो थैंकफुल कि मैं गगना जी के साथ कनेक्ट हुआ। सो जिस दिन मैंने वहाँ अपना फर्स्ट स्टेप रखा तो मेरी उसी टाइम लाइफ चेंज होनी स्टार्ट हो गई थी। और वो रिट्रीट मैंने फर्स्ट टाइम की थी 2021 में, जहाँ मैं एज अ पार्टिसिपेंट था। आई वॉज नॉट द वन के जो ऑर्गेनाइज कर रहा था, आई वॉज अ पार्टिसिपेंट। तो जब मैंने वो रिट्रीट कंप्लीट की, मेरे को उस टाइम पता लग गया था कि अब मेरी लाइफ चेंज होने वाली है। सो मेरे को ये लगता है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, और कोई कर सकता है तो हम सब कर सकते हैं। ये वही बात होती है कि वो एक स्टेप रखना आगे, और उस स्टेप रखने के लिए जो अगर हमें फियर आ रहा है, डर लग रहा है कि यार कुछ सब ठीक रहेगा, तो वो फियर को एक बार साइड पे रखो। कुछ नहीं होने वाला, जो हो रहा है उससे वर्स्ट नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, उससे बेटर ही होगा। राइट। ठीक है सर, थैंक यू सो Thank you. मच। उम्मीद है आपको मज़ा आया आज पॉडकास्ट में, Definitely, always. एंड इट वाज ग्रेट हैविंग यू। थैंक यू सो मच। Thank you so much.